नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट गोरखपुर से है, जहां दोस्तों गोरखपुर में जंगल कोडिया से लेकर जगदीशपुर रोड को 4 लेन बनाने का अप्रूवल केंद्र सरकार ने दे दिया था। दोस्तों इस सड़क के निर्माण के बाद गोरखपुर रिंग रोड का निर्माण पूरा हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर का विस्तार करेगी। वहीं दोस्तों NHAI ने जंगल कोडिया से जगदीशपुर के बीच प्रस्तावित 4 लेन पर एक लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का प्लान बनाया है। दोस्तों लॉजिस्टिक पार्क वह जगह होती है जहां बहुत सारी जगहों से गुड्स को स्टोर किया जाता है तथा दोस्तों इनका ट्रांसपोर्टेशन विभिन्न एरिया में किया जाता है। क्योंकि दोस्तों गोरखपुर पूर्वांचल रीजन में नेपाल और बिहार बॉर्डर के करीब है, तो लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण से आयात और निर्यात में तेजी आएगी। यहाँ पर दोस्तों कच्चा माल समेत विभिन्न प्रकार की सामग्रियां स्टोर हो सकेंगी। इससे दोस्तों नेपाल, बिहार, पूर्वांचल रीजन में रह रहे लोगों को फायदा होगा। दोस्तों लॉजिस्टिक पार्क के लिए NHAI इस प्रस्तावित 4 लेन सड़क पे करीब 600 से 500 एकड़ की भूमि तलाश कर रहा है। इस पर वह लॉजिस्टिक पार्क स्टैब्लिश करेगा। दोस्तों ये लॉजिस्टिक पार्क कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर दूर होगा। इससे नेपाल और भारत में ट्रेड बढ़ेगा। चलिए दोस्तों ये जानते हैं कि लॉजिस्टिक पार्क के स्टेब्लिशमेंट से क्या फायदे होंगे। दोस्तों भारत में कई बड़े बड़े बंदरगाह हैं जहां से भारत बहुत सारी सामग्रियों का इंपोर्ट करता है। इसमें दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज, ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स, जैसे कि दोस्तों बहुत सारे देशों से जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं जो भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ों को भारत के अंदर भेजती हैं, वो भी बंदरगाह के सहारे लॉजिस्टिक पार्क के अंदर आता है। क्योंकि दोस्तों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जो प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है वो भारत के हर रीजन से आती है। इसलिए भारत के दूर दराज इलाकों में स्थित एरिया में लॉजिस्टिक पार्क से सामान वहां तक भेजा जाता है, जिसमें दोस्तों काफी समय लग जाता है। इसका एग्जांपल देखें तो अगर आप पूर्वांचल रीजन में किसी एरिया में रहते होंगे तो अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो वो सारा सामान ई कॉमर्स वेबसाइट से, मान लीजिए अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस जो है वो नोएडा के अंदर है। तो अगर आप पूर्वांचल रीजन से कोई भी सामान मंगाएंगे तो सबसे करीबी एरिया आपका नोएडा होगा, क्योंकि वहीं पर वेयर हाउस है अमेजोन और फ्लिपकार्ट का। तो अगर आप ऑर्डर करेंगे तो वहीं से सामान आपका आएगा। तो क्या होगा कि यहाँ से ट्रक जाएंगी और वहां से सामान लादकर, जो कि उनका रोजाना का काम होता है, वहां से सामान आपके नियर अमेजोन फैसिलिटी में आएगा, फिर यहाँ से आपको सामान मिलेगा। अब दोस्तों इतनी दूर से अगर सामान आएगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण हो जाएगा तो प्रत्येक कंपनी जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है समेत अन्य प्रकार की कंपनी, वो अपना सामान इस लॉजिस्टिक पार्क में स्टोर कर सकेंगी, जिससे आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे वो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो इससे बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ग्रेटर नोएडा से है। दोस्तों ग्रेटर नोएडा में जापान बेस्ड फार्म एंटिटी डेटा सेंटर ने करीब 6 एकड़ लैंड अधिग्रहित कर लिया है। इस भूमि पर वह डाटा सेंटर निर्मित करेगा। दोस्तों ये भूमि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इस फार्म को दी है। इसके पहले ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने हीरानंदानी ग्रुप को डेटा सेंटर पार्क के एस्टेब्लिशमेंट के लिए करीब 20 एकड़ की भूमि को दिया था। दोस्तों जापान बेस्ड फार्म अपना डेटा सेंटर टेक्नोजोन 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एस्टेब्लिश करेगा। दोस्तों ये डेटा सेंटर IT सेज का पार्ट होगा। इस एरिया में पहले ही बहुत सारी MNC स्टैब्लिश हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा को उत्तर भारत में डेटा सेंटर का एक हब बनाना चाहती है, जिसके लिए कई कंपनियां यहां पर इंटरेस्टेड भी हैं। दोस्तों एंटिटी डेटा सेंटर अपने इस प्रस्तावित डेटा सेंटर में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा आने वाले 4 सालों के अंदर। दोस्तों ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक इस डेटा सेंटर के निर्माण से करीब 1500 लोकल्स को रोजगार प्राप्त होगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आगरा और कानपुर मेट्रो से है, जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक बड़ा टेंडर फाइनलाइज कर दिया है, जहाँ पर लरिसन एंड टुब्रो करीब आगरा और लखनऊ मेट्रो में ब्लास्टलेस ट्रैक्स को इंस्टॉल करने का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट करीब 391.14 करोड़ रुपीस का है। इसके तहत लरिसन एंड टुब्रो कानपुर मेट्रो की लाइन 1 में ब्लास्टलेस ट्रैक्स बिछाएगा। वहीं आगरा मेट्रो के फेज 1 जिसकी लेंथ लगभग 24 किलोमीटर है, इस पर भी ब्लास्टलेस ट्रैक्स बिछाएगा। तो दोस्तों कानपुर मेट्रो में बहुत सारे जो टेंडर्स हैं वो बहुत सारी कंपनियों को मिल चुके हैं। अब कुछ ही टेंडर्स बाकी हैं। और बात करें आगरा मेट्रो की, तो आगरा मेट्रो में भी बहुत सारा काम है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को बिड्स इनवाइट करनी है। तो अभी दोस्तों बहुत सारा कार्य है और धीरे धीरे दोस्तों उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पिछले साल जितने भी बिड्स इनवाइट की गई थी, उन बिड्स की जो क्वालिफाइड कंपनीज हैं उनकी घोषणा कर दे रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि भारत का पहला इथेनॉल प्लांट अपनी चंद्रापुर फैसिलिटी महाराष्ट्र में स्टैब्लिश करेंगे। इसके लिए दोस्तों सेल करीब 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा। दोस्तों ये परियोजना एक जॉइंट वेंचर के तहत स्थापित होगी। इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी
ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसके सहज जॉइंट वेंचर के तहत ये एस्टेब्लिशमेंट करेगा। इसके तहत ये इथेनॉल प्लांट स्टैब्लिश करेंगे। दोस्तों ये विश्व का चौथा एथेनॉल प्लांट होगा, क्योंकि इससे पहले 2 एथेनॉल प्लांट चाइना ने स्टैब्लिश किए हैं और एक एथेनॉल प्लांट बेल्जियम ने स्टैब्लिश किया है। दोस्तों भारत में भारी मात्रा में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट होता है। दोस्तों भारत एथेनॉल को एक अल्टरनेटिव की तरह यूज करना चाहता है, परंतु दोस्तों भारत के अंदर एथेनॉल का कोई प्लांट अभी स्टैब्लिश नहीं है। दोस्तों क्रूड ऑयल मिनरल्स होते हैं जो कि भूमि के नीचे से प्राप्त किए जाते हैं। इनमें डीजल, गैसोलीन, जेट फ्यूल आदि शामिल है। इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, एयरक्राफ्ट, कॉस्मेटिक्स समेत कई प्रकार की चीजों में उपयोग होता है। लेकिन दोस्तों क्रूड ऑयल से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन भारी मात्रा में होता है, जिससे ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। दोस्तों भारत क्रूड ऑयल के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में करीब भारत ने 120 बिलियन यूएस डॉलर का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया था। दोस्तों भारत सरकार क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम करना चाहती है। इसके तहत वह एथेनॉल को, जो कि बायोफ्यूल है, इसको एक अल्टरनेटिव की तरह उपयोग करना चाहती है। इसके तहत भारत कई सारी परियोजना भविष्य में चलाने वाला है। दोस्तों एथेनॉल एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है और ये कम प्रदूषण करता है। इसका निर्माण कॉर्न, शुगर केन समेत कई प्रकार की चीजों से होता है। दोस्तों महाराष्ट्र में सेल विश्व का चौथा एथेनॉल प्लांट स्टैब्लिश करेगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अरुणाचल प्रदेश से है, जहां दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा कि पेप्सिको जल्द ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर अपना दूसरा प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है और वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपना प्लांट स्टैब्लिश करेगी। वेल दोस्तों अभी इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन में टूरिज्म के क्षेत्र के अलावा हमें इंडस्ट्रीज को भी विकसित करना होगा, क्योंकि दोस्तों इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अगेन महाराष्ट्र से है, जहां दोस्तों औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी में 160 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 5 छोटी कंपनियों ने प्रपोज की थी, जिसमें ये इन्वेस्टमेंट फाइनलाइज कर दी गई है। दोस्तों इन कंपनियों को 5 एकड़ की भूमि इंडस्ट्रियल सिटी में अलॉट कर दी गई है तथा इनकी इन्वेस्टमेंट से करीब 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये कंपनियां हाइजीन, फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टैब्लिश करेंगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट गेमिंग इंडस्ट्रीज से है, जहां दोस्तों भारत ऑनलाइन गेमिंग का एक बड़ा बाजार बन चुका है। करीब ये $1 बिलियन प्लस की इंडस्ट्री बन चुकी है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष भारत की गेमिंग इंडस्ट्रीज की ग्रोथ 14% है, लेकिन इसके बीच भारत की गेमिंग इंडस्ट्री भी कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री बन चुकी है। भारत में दोस्तों ना ही कोई बड़ा गेम डेवलप हुआ है, ना ही दोस्तों अभी ये कोई उम्मीद है कि भारत में कोई बड़ा गेम बनेगा। दिसंबर में दोस्तों अमेरिकन गेम कॉल ऑफ ड्यूटी ने करीब 13.95 करोड़ की कमाई की थी। प्रीमियम श्रेणी में इसने टॉप किया था तथा फ्री गेम्स में ऑनर ऑफ किंग ने करीब 17.89 करोड़ की कमाई की थी और फ्री गेम्स में ये टॉपर था। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि आत्मनिर्भर मिशन का सपना क्या गेमिंग इंडस्ट्री में साकार हो सकेगा? क्या दोस्तों भारतीय डेवलपर्स GTA या फिर आज के ऑनलाइन बैटल ग्राउंड गेम्स जैसे कि PUBG इनको टक्कर देने वाले गेम्स भारत में बन पाएंगे? क्या भारतीय डेवलपर ऐसी ग्राफिक्स या कंट्रोल दे पाएंगे? अब दोस्तों ये तो देखने वाली बात है कि कौन सी कंपनी ऐसे गेम्स लाती है, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे भारत के अंदर जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है ये बढ़ती जा रही है और मे बी नेक्स्ट ईयर या फिर इसी साल इसके लिए कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी बनाए जो इसकी देखरेख करे इस पूरी इंडस्ट्रीज की, क्योंकि दोस्तों इसका वैल्यूएशन जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से है, जहां दोस्तों लावा इंडिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि भारत में PLI स्कीम एक लैंडमार्क है, पर भारत को आने वाले आगामी बजट में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि नए इनोवेशंस के लिए हम बाहरी देशों पर निर्भर हैं। हमें अपनी टेक्नोलॉजी विभिन्न सेक्टर्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चाइना अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत के मुकाबले कई गुना ज़्यादा निवेश करता है। अगर दोस्तों भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करेगा तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज विकसित होंगी जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करेगा। और अगर केवल भारत सरकार अभी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगी तो यह केवल लेबर इंसेंटिव वर्क होगा। इसके अलावा दोस्तों फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने ट्विटर पर एक सर्वे किया था, जिसमें दोस्तों 50% लोगों ने कहा है कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारत सरकार को फोकस करना चाहिए। दोस्तों अगर मैं अपनी राय दूं अपनी समझ के अनुसार तो गवर्नमेंट को भी मैन्युफैक्चरिंग में हैवी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट अगर भारत सरकार करेगी तो इससे रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा उत्पन्न होंगे, लेकिन इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ताकि दोस्तों हमारे यहाँ पर भी अलग अलग तरीके की हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजीज विकसित हों जिनका हम उपयोग कर सकें।
क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर दोस्तों भारत सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करेगी तो मे बी हम मेड इन इंडिया या फिर इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज़ को विकसित करेंगे जो हमारे भारतीय पर्यावरण के अनुकूल होगी, और इससे दोस्तों हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अपने आप ही दोस्तों ग्रो करेगा विद द इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आप भी इस पर अपनी राय रख सकते हैं, क्या इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग पे। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, ऐसी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।